नमस्कार, दोपहर का नंबर 1 डिबेट ब्रह्मास्त्र आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर में हुए चढ़ावा चोरी के खुलासे ने करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाया। 7 जून को जब पहली बार खुलासा हुआ तो किसी को यकीन नहीं था कि इतना बड़ा गड़बड़ झाला इसके पीछे सामने आएगा। एसआईटी की जांच में एक के बाद एक कई खुलासे हुए और उसके बाद खुलासे जैसे जैसे लोगों तक पहुंचने लगे, हड़कंप मचता चला गया। अखिलेश यादव ने सबसे पहले मंदिर में हुई गड़बड़ी के मुद्दे को उठाया था और उसे अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंजाम तक पहुंचाने में लगे हुए। मंदिर में महापाप करने वाले चढ़ावा चोरों के खिलाफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्ती बरतना शुरू कर दी। पहले एसआईटी की जांच, फिर गिरफ्तारी और अब तैयारियां बुलडोजर एक्शन की। यानी योगी आदित्यनाथ का स्टैंड क्लियर है कि कोई दोषी बख्शा नहीं जाएगा। चढ़ावा चोरों से एक एक पाई का हिसाब लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि चढ़ावा चोरी की रकम की वसूली आरोपियों की संपत्ति से की जाएगी। मतलब बहुत साफ है कि योगी आदित्यनाथ यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी को छोड़ने के मूड में नहीं है। एक एक पाई का हिसाब होगा ताकि करोड़ों हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ करने वालों को सबक मिल सके, सजा मिल सके। लेकिन विपक्ष का रुख इसमें क्या है? क्या विपक्ष को इस कार्रवाई पर एतबार है? बातचीत करेंगे, इस पर सवाल पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जो अपराधी होगा उसके खिलाफ कठोरता पूर्वक कार्रवाई होगी। इन लोगों को ये लगता है कि भगवान राम कोई पत्थर की मूर्त है, उनके चढ़ावे को चोरी करने वाले का कुछ नहीं होगा। हिम्मत जुटा करके प्रभु श्री राम जी के असली भक्त बन करके हमें ये फैसला और हमें ट्वीट करना पड़ेगा। राम के कहने पर लाठी चलाते थे और राम मंदिर के लिए कार सेवा करने आए हुए राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे। आज वे कहते हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। किसका घर तोड़ा जाएगा? बुलडोजर चलेगा या गोली चलेगी? अयोध्या के श्री राम मंदिर में हुए चढ़ावे चोरी के खुलासे ने करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर गहरी चोट डाली है। रोजाना ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिन्हें सुनकर यकीन नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मंदिर में चढ़ावे की जमकर बंदरपाट हुई है, जिसे जितना मौका मिला वो लूटने में पीछे नहीं रहा। लेकिन अब बारी है चोरों के हिसाब की। चढ़ावा चोरी के बाद से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। जैसे ही इस चोरी कांड का पर्दाफाश हुआ, सीएम योगी ने सीधा अल्टीमेटम दे दिया कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। राम के कहने पर लाठी चलाते थे और राम मंदिर के लिए कार सेवा करने आए हुए राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे। आज वे कहते हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं, जो अपराधी होगा उसके खिलाफ कठोरता पूर्वक कार्रवाई होगी। लेकिन हिंदू आस्था के साथ किसी को खिलवाड़ करने के लिए छूट नहीं देंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने चढ़ावा चोरी को लेकर हो रही सियासत और बयानबाजी पर विपक्ष को जमकर घेरा। सीएम ने कहा कि जो कभी राम के अस्तित्व को ही नहीं मानते थे वो आस्था की बात करते हैं। सीएम योगी ने मंच से चढ़ावा चोरी के लिए अल्टीमेटम भी दे दिया और जमीन पर उसका एक्शन भी नजर आ रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो कहा वो करके दिखाया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि वो चढ़ावा चोरों को नहीं छोड़ेंगे। इसकी जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया गया। जांच के बाद 8 आरोपियों पर एफआईआर दर्ज की गई और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। आरोपियों की संपत्ति पर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। पुलिस आरोपियों की बनाई संपत्तियों की जांच कर रही है। एक एक आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है और अब बुलडोजर एक्शन की भी तैयारी है। यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फुल फॉर्म में है। अयोध्या के श्री राम मंदिर में चढ़ावे के लुटेरों को योगी नहीं छोड़ेंगे। सीएम पहले दिन से एक्टिव हैं। वो बार बार बोल रहे हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सीएम ने आस्था पर सियासत करने वालों को भी जमकर सुनाया। सरकार की जो मंशा है, सरकार ने पहले दिन कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। लेकिन मैं फिर से अपील करूंगा, राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो। राम भक्तों के साथ, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। अगर तथ्य नहीं है, पुष्ट प्रमाण नहीं है तो आरोप प्रत्यारोप बंद करो। मुख्यमंत्री की सख्ती के बाद अब चंदा चोरों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। सभी आरोपियों के घर ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है। एक एक पाई का हिसाब किया जा रहा है। आरोपी लवकुश के घर पर बुलडोजर चलाने की भी तैयारी है।
अयोध्या विकास प्राधिकरण ने लव कुश की पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम पर बनी संपत्ति पर कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी शुरू कर दी है। लवकुश का एक मकान अयोध्या शहर में बना हुआ है। वो मकान ये है। इस मकान में क्या एडीए से नक्शा अप्रूव कराया गया था, वो एडीए ने जांच लिया है। अब एडीए ने सुप्रिया जो कि लवकुश की पत्नी है उसको नोटिस भिजवाया है, नोटिस सर्व किया है। बहुत जल्द मकान पर भी चस्पा करा दिया जाएगा कि क्या नियमतः इस मकान का नक्शा एडीए से अप्रूव कराया गया था। वो जो है जानकारी मांगी है। 7 दिन का समय दिया गया है। 7 दिन की मोहलत में सुप्रिया को बताना होगा कि इसका नक्शा हमने पास कराया है। अगर नक्शा पास नहीं कराया है तो जो एडीए के मानक हैं, एडीए की जो प्रोसेस है कि अनअप्रूव्ड मैप पे जो एक्शन लिया जाता है वो प्रोसेस स्टार्ट की जाएगी। चंदा चोरी के खुलासे के बाद से ही विपक्ष हमलावर है। बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या योगी सरकार चंदा चोरों के खिलाफ एक्शन लेगी, लेकिन योगी ने अपने एक्शन से सभी विरोधियों को करारा जवाब दे दिया है। हिम्मत जुटा करके प्रभु श्री राम जी के असली भक्त बन करके हमें ये फैसला और हमें ट्वीट करना पड़ गया। नहीं तो क्योंकि मैं नहीं कह सकता हूं वो बात, इतनी बड़ी बात मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन विचार कहां से आता है, विचार का आना और फिर इतना बड़ा निर्णय लेना। और सोचिए अगर हम लोग गलत होते तो भारतीय जनता पार्टी क्या करती है हमारा आपका। किसका घर तोड़ा जाएगा? बुलडोजर चलेगा या गोली चलेगी? आस्था की बुनियाद पर आपने सब कुछ कर दिया। अब आस्था की बुनियाद पर क्या यह भी बर्दाश्त किया जाएगा? ये सरकार को तय करना है। हर राम भक्त को आज ये सोचना चाहिए कि अगर आप चंदा चोरों को दंड दिलवाना चाहते हैं तो सरकार बदलनी पड़ेगी। नई सरकार आके ही दंड देगी। ये सरकारें, मौजूदा केंद्र की सरकार और मौजूदा यूपी की सरकार, इनको दंड नहीं देगी, कभी नहीं देगी। तो पता तो चला आपको, सब कुछ पता था, लेकिन आप धृतराष्ट्र की तरह चुप रहे, आंखों पे पट्टी बांधे रहे। और जब सर से पानी ऊपर चला गया और जब मजबूरी हो गई, बहुत ज्यादा मुद्दा उठने लग गया, तो आपने लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए एक एसआईटी बना दी। एसआईटी बिना एफआईआर की एसआईटी बन कैसे सकती है? तब तक एफआईआर ही नहीं हुई थी। बिना एफआईआर की एसआईटी बन ही नहीं सकती। आपने एक एसआईटी बना दी धूल झोंकने के लिए, लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए। उसी दिन देश के लोगों को पता चल गया था जब आपने एसआईटी बनाई थी। अयोध्या राम मंदिर को लेकर जबरदस्त सियासत हो रही है। विपक्ष जहां हमलावर है तो वहीं योगी सरकार ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। मंदिर चढ़ावा चोरों पर अब एक्शन की बारी है। योगी चंदा चोरों से एक एक पाई का हिसाब ले रहे हैं। गिरफ्तारी के बाद अब बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। यानी इस बात में कोई डाउट नहीं कि राम मंदिर में महापाप करने वालों को सीएम योगी आदित्यनाथ किसी कीमत पर नहीं छोड़ने वाले। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। दर्शकों, हम सब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जानते हैं, उनके काम करने के तरीके को जानते हैं, और हम सब ये जानते हैं कि जब योगी आदित्यनाथ के काम करने का तरीका एग्जैक्ट अगर जमीन पर लागू होता है तो उसमें बुलडोजर एक्शन देखने को मिलता है। और ऐसे में जब ये मंदिर में चढ़ावा चोरी की पूरी घटना सामने आई तो विपक्ष पुरजोर तरीके से सवाल पूछने लगा कि भाई कहां है मुख्यमंत्री का वो स्टाइल जिसके लिए वो जाने जाते हैं। और आज योगी आदित्यनाथ जब वो ये कहते थे कि हम किसी दोषी को नहीं बख्शेंगे और अपने स्टाइल में कार्रवाई करेंगे, तो आज उसका जवाब विपक्षियों को मिल रहा है, क्योंकि बुलडोजर एक्शन की तैयारी भी चढ़ावा चोरों के खिलाफ की जा रही है। सवाल ये कि विपक्ष कैसे देखता है, विपक्ष के लिए जरूरी क्या है? चढ़ावा चोरी के दोषियों को कार्रवाई के जद में लाना, उनके खिलाफ आपराधिक मामला चले और उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाए, यह विपक्ष की प्रायोरिटी है, या राजनीतिक रोटियां सेकना? जानने की कोशिश करेंगे। कई सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ नवीन जुंदल जुड़ गए जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, हमारे साथ अमितोष पारिक जुड़ गए, वीएचपी के स्पोक्स पर्सन, हमारे साथ वैभव त्रिपाठी जुड़ गए, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ विजय राठी जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और आचार्य राज मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए, जाने माने हिंदू धर्मगुरु हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं विजय जी शुरुआत आपसे करता हूं। विजय भाई, योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर एक्शन की मांग आप लोग कर रहे थे, ओवैसी साहब ने कह दिया भाई हिंदुओं की आस्था की बात है, बुलडोजर क्यों नहीं गरज रहा है? अब तो तैयारी हो गई है बुलडोजर एक्शन की भी, जहां लगेगा वहां पर बाबा का बुलडोजर गरजेगा, मतलब कि योगी स्टाइल में अब इस मामले में इंसाफ होगा। अनुराग जी, सब लोगों को मेरा नमस्कार। देखिए, बुलडोजर एक्शन की हमने बात करी थी, लेकिन हमने उसके साथ साथ एक चीज और भी रखी थी जी।
हमने ये बोला था कि आपने छोटी मछलियां पकड़ ली, बड़े मगरमच्छ कहाँ है? और छोटी मछलियों का तो आप कुछ भी कर दो, बलि का बकरा है तो ढूंढ लिया आप लोगों ने, अब 7-8 लोग हैं, इन पर आप कुछ भी कर दो। बात ये नहीं है, सवाल ये है 40 दिन में जो 70 बार चोरी हुई है इन छोटे लोगों ने करी है, तो बड़े लोग क्या कर रहे थे उस समय? सवाल तो ये है ना, जो जिनके जवाब मिलने बाकी है। जो लेखाधिकारी महिपाल सिंह थे, जिन्होंने शिकायत करी चंदा चोरी की चंपत राय जी से, उन्हें बाहर निकाल दिया। तो इसका मतलब दो चीजें हैं ना, या तो चंपत राय जी को पता ना मैं होता, एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे तो उन्होंने निकाल कैसे दिया? विजय भाई, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या आप जज हैं? क्या अखिलेश यादव जज हैं? क्या या मैं जज हूं? क्या ये कैसे पता आपको कि दोषी कौन है? दोषी तो तब पता चलेगा ना जब जांच होगी। जांच हो रही है, जांच में जो लोग अभी तक जिनके ऊपर शक था, जिन लोगों की भूमिका संदिग्ध पाई गई थी, वो सलाखों के पीछे, और जांच तो अभी चल रही है ना। तो आप हम जज क्यों बन रहे हैं कार्रवाई को लेकर? योगी जी जज है क्या? आप एक चीज बताइए, आप चीज को घुमा क्यों रहे हैं? ये मैं तो सीधा सवाल पूछ रहा हूं विजय भाई। बीजेपी नहीं, सीधा सवाल नहीं है, आरएसएस और बीजेपी के प्रतिष्ठा का सवाल है। आ रहा हूं तो आप चोर से चोरों की जांच करा रहे हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि ठीक है, आप विपक्ष की बात क्यों नहीं मान लेते? आप ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी या सुप्रीम कोर्ट के जज से बहुत सारे करा लो जांच। क्यों आप इसी जिद पे अड़े हुए हैं कि जो अधिकारी मुख्यमंत्री के अंडर काम करते हैं वो जांच करेंगे? विजय भाई, आप गुमराह कर रहे हैं देश की जनता को। आई एम सॉरी टू से। विजय भाई एक मिनट, विजय भाई एक मिनट। इसका मत सुनो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, सुनिए ना विजय भाई, मेरी बात तो सुनिए। मैंने चर्चा के लिए बुलाया आपको। मेरी बात सुन रहे हैं आप? अच्छा की सुन रहा हूं मैं, तो इतने सवाल करते हैं, उसका जवाब भी तो लो। अच्छा जल्दी जवाब दे दीजिए। अच्छा 30 सेकंड में जवाब दीजिए विजय भाई, फिर मैं सवाल पूछता हूं आपसे। जो अधिकारी मुख्यमंत्री के बिल्कुल अंडर आते हैं, इनकी प्रतिष्ठा का सवाल है मंदिर को लेकर के। आपको लगता है, अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए कि वो जांच करेंगे साफ साफ। जब मुझे ये सवालों का जवाब दे दीजिए ना। मैं ये कह रहा हूँ 80 लाख रुपए लॉकर में मिले, कैसे आ गए वहां चंपत राय जी को? ये वो तो कह रहे थे कुछ भी नहीं हुआ, वो तो उससे डेट के पीछे मिले, वो तो उससे बाद में कह रहे थे कि कुछ नहीं हुआ। ये कैसे निकल आई वीडियो? मुझे ये बताइए ना कि जो 2 मंथ की सैलरी अभी बोल रहे थे लोग, जो पकड़े गए एसआईटी की रिपोर्ट में कि 2 महीने की सैलरी लेते थे वो, ये रिश्वत नहीं है? बिल्कुल है सर, सबको एक चीज बिल्कुल है। तो तभी हम लोग बोल रहे हैं ना कि आप नहीं। छोटे लोगों को मैं यही पूछ रहा हूं आपसे। आपकी इतनी बड़ी व्यवस्था है। राठी साहब, आपने अपना बयान, आपने अपनी बात कह दी। राठी साहब आपने अपनी बात कह दी और मैंने आपको ठीक ठाक मौका भी दे दिया। राठी साहब, अब मेरी कुछ चीजें जिसका जवाब आप दे दीजिए, और मुझे लगता है कि आप संवैधानिक स्तर पर सारी बातें कहेंगे, राजनीति को अच्छे समझने वाले व्यक्ति हैं आप, इसलिए आप उस लिहाज से अच्छी बातें कहेंगे। मुझे बताइए, किसी राज्य के मुख्यमंत्री के पास किसी स्कैम होने की जानकारी हो तो वो राज्य का मुख्यमंत्री क्या करेगा? अपने स्तर पर उस राज्य की एसआईटी का गठन करेगा, उसके बाद जांच कराएगा, और जब उससे संतुष्टि नहीं होगी तो वो बात उससे ऊपर जाती है। फिर वो किसी जुडिशियल व्यक्ति से करवाए, वो सीबीआई की संस्तुति करे, ये उस राज्य के मुख्यमंत्री की बात होती है, ये उसका अपना विवेक होता है। तो अगर मुख्यमंत्री शुरुआती स्तर पर ही दोषियों को पकड़ ले रहे हैं तो विपक्ष को सियासत क्यों करना है? मेरा सवाल ये। सवाल का जवाब ये है कि जब मुख्यमंत्री ऐसी संस्था से आते हो, आरएसएस से, जो उस मंदिर में बैठा, उसके खिलाफ नहीं जांच कर पाएंगे वो। अगर इसमें आरएसएस के लोग इन्वॉल्व नहीं होते, कोई और होता, हम भी यकीन कर लेते। लेकिन इसमें आरएसएस विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि ट्रस्ट जो बनाया सुप्रीम कोर्ट के कहने पे बीजेपी ने बनाया, इस सरकार ने बनाया, इसके अपने लोग हैं, तो अपने लोगों को नहीं जेल में डालेंगे, अपने लोगों के खिलाफ नहीं जांच करेंगे। कोई और होता, हम भी मान लेते। राठी जी मैं आ रहा हूं आपके पास, राठी जी मैं आ रहा हूं आपके पास। बोल रहे हैं कि किसी स्वतंत्र संस्था से आप लोग ठीक है, ओके, यू हैव अ वैलिड पॉइंट सर। मैं आ रहा हूं राठी जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। अमितोष भाई थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मुझे पता है आपको बोलना है, क्योंकि अब यहां पर वीएचपी की भी बात हो गई, संघ की भी बात हो गई। लेकिन नवीन जिंदल जी, आप लोग अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक्शन को बता रहे हैं कि भाई दूध का दूध पानी के पानी कर देने वाला एक्शन है, तो विपक्ष तो कह रहा है कि भाई यहां तो ट्रांसपेरेंसी नहीं है। वो एसआईटी जो मुख्यमंत्री को रिपोर्ट कर रही है, वो क्या सही रिपोर्ट देगी? वो आरएसएस और संघ के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी जो जांच टीम अभी कार्रवाई कर रही है। ये विपक्ष का सवाल है। अनुराग भाई, विपक्ष तो यही कहेगा, इसका काम है कि राज्य की जांच अधिकारी राज्य सरकार के अंडर में है, और अगर चाहेंगे तो केंद्र में मोदी जी की सरकार है, वो भी इसके अंदर, पूरा देश ही उनके अंडर में, सारे अधिकारी उनके अंडर में। ये कोर्ट पर विश्वास नहीं करते, जुडिशियल सिस्टम पर विश्वास नहीं करते, एसआईटी पर विश्वास नहीं करते, ये किसी अपने अलावा ये अपने आप पर भी विश्वास नहीं करते, और देश की जनता पर भी विश्वास नहीं करते। अगर ये इसी पर इनको लगता है कि मंदिर में चोरी हो गई, आचार्य जी आ रहा हूं,
चंदे की चढ़ावे की चोरी हुई है जिसकी जांच होनी चाहिए। तो हाजी अली में लगातार करोड़ों रुपए की चोरी हो रही है, इस पे विपक्ष बोल रहा है क्या? सबरीमला में 4.5 किलो सोना एक बार में 450 किलो टोटल चला के चोरी होगी, सबके सामने है, उसमें जांच की मांग क्यों नहीं करते? ओपनिंग कमेंट से बोल लेने दीजिए। ये जो अजमेर शरीफ है या फिर ये जो निजामुद्दीन औलिया है, जितनी मजारों पे करोड़ों रुपया आता है, करोड़ों रुपया, और वो कहाँ जा रहा है, इसकी कोई जांच नहीं है। वो पैसा किस पे खर्च हो रहा है? ना मुसलमानों पे खर्च हो रहा है। लेकिन जिंदल साहब मेरे इस सवाल का जवाब, जिंदल साहब मेरे इस सवाल का जवाब कि ट्रांसपेरेंसी पर भरोसा नहीं है, इसका जवाब ये नहीं हो सकता कि वहां पर भी घोटाला हो रहा है। वहां घोटाला हो रहा है, लोग सवाल उठाना उठाए, ना उठाए, करोड़ों राम भक्तों की आस्था पर जो चोट हुई है उस पर सवाल उठाने का अधिकार हर किसी का है। देश के अनुराग भाई, देश के अंदर जो प्रधानमंत्री है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से निकल करके आए हैं, देश के गृह मंत्री वहां से निकल करके आए, राज्यों के कई मुख्यमंत्री निकल करके आए, तो सभी चोर हो गए। फिर देश किससे चला गया? पाकिस्तान। तो वो कह रहे हैं लोग संघ के आदमी, इसीलिए कार्रवाई सही नहीं होगी ना नवीन जिंदल जी। किससे कराएंगे आप मुझे बताइए। अच्छा चलो, अगर मान लीजिए संघ से, मैं कह रहा हूं देश का प्रधानमंत्री भी संघ से निकल करके आया है, तो फिर जांच किससे कराएंगे आप? विदेशी ताकत आकर के? वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से करवाइए। जब एसआईटी में ये लगातार कह रहे थे एफआईआर होनी चाहिए, एफआईआर में एक एसीपी एसपी रैंक का जांच करेगा, एडीजी रैंक का आदमी जांच कर रहा है। एसपी और एडीजी जवाब दीजिए, विजय राठी जी जवाब दे रहे हैं जल्दी से। सीनियर आदमी को कुछ समझेंगे नहीं। मुझे समाजवादी पार्टी को बता दो एक बार। आज एक नैरेटिव इन्होंने बना दिया। जिंदा जी एक मिनट सवाल पूछे फिर जवाब दीजिएगा। जिंदा जी एक मिनट वो सवाल पूछे फिर जवाब दीजिएगा। हाँ ठीक है, राठी जी प्लीज। वो राम विरोधी है। अगर बीजेपी की विचारधारा से आप मेल खाते हैं तो ठीक बात है, लेकिन जैसे ही आपने सवाल उठाया तो ये कहेंगे आप रामद्रोही हैं। मतलब आपको सवाल नहीं उठाना, आपको इनसे सहमत होना है, सब कुछ बढ़िया, भले ही आप कितने बड़े भी राम भक्त हैं, आपने अगर सवाल उठा दिया तो इनका कहना है कि आप देशद्रोही हैं। हम आपसे कह रहे हैं कि हमने एफआईआर की डिमांड करी, हमने जांच की डिमांड करी, लेकिन जो साक्ष्य आ रहे हैं मीडिया में, जो साक्ष्य एक एक करके जिंदा जी एक एक करके, हाँ साक्ष्य जो निकल कर आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि 8 लोग नहीं है, इसमें बड़े लोग भी शामिल हैं। आप उन बड़े लोगों को तक अपना दायरा नहीं बढ़ाना चाहते और बढ़ा भी नहीं सकते, क्योंकि आप लोगों की हैसियत ही नहीं है वहां तक जाने की, क्योंकि उन्हीं लोगों ने आपको बैठाया। वही लोग आपको बैठाए। आज एक नैरेटिव ये चला, जैसे अभी एक व्यक्ति और बोल रहा था एक दूसरे चैनल पे, उसने कहा कि हम राम को लाए हैं। अगर मान लें आप राम को लाए हैं तो भगवान राम का ही आप खाए हैं। ठीक है, विजय राठी जी हो गया। नहीं कर रहे हैं। विजय राठी जी एक मिनट, विजय राठी जी एक मिनट, विजय राठी जी वो सवाल पूछ रहे हैं, एक लाइन में जवाब दीजिएगा। आप बताइए कोई संघ से है या किसी भी संगठन से जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो बेईमानी हो जाएगा या सब बेईमान हो जाएंगे। किससे जांच करवाएं फिर? जल्दी बताइए, नवीन जिंदल सवाल पूछे, जल्दी बताइए। हमने ये लिखा कि सारे बेईमान है, हमने कहा कि जो चोरी में संलिप्त है बड़े लोग। हाँ, तो ये तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं ना, यही बात तो मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं सर। क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री? कि जो दोषी होगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम सब बख्शे नहीं जाएंगे, जो दोषी होगा सब पर कार्रवाई होगी। लेकिन ये चिल्ला के इंजीनियर दीनानाथ बोल रहे 40% कमीशन जाता था, किसको जाता था? आप निकाल के नहीं लेके आ पाए, वो किसको जाता था कमीशन 40%? ये बताइए ना नवीन जिंदल, जवाब दीजिए। एसआईटी के सामने प्रूफ दे। विजय राठी, आज आप मंदिर की बात करते हो, भगवान श्री राम की बात करते हो, 100 करोड़ हिंदुओं की बात करते हो, जिसका सदा समाजवादी पार्टी ने अपमान किया, फिर भी मैं कहता हूं अच्छी बात है। आप ये बताइए, सबरीमला के अंदर हुई चोरी की जांच होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? हाजी अली के अंदर हो रहे करोड़ों रुपए के घोटाले की, अजमेर शरीफ की जांच होनी चाहिए, चंदे की नहीं होनी चाहिए? बोलो ना। नहीं बोलेंगे, मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करते हो। केवल श्री राम जन्मभूमि के जुड़े हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कारण आप हिंदुओं को बदनाम करने के लिए साजिश रच रहे हो। ठीक है, हो गया। दूसरा कोई तर्क नहीं है। मैं नवीन जिंदल जी और राठी जी अब दरख्वास्त करता हूं कि अब हो गया, अब आप दोनों ने वाद विवाद कर लिया। मैं आ रहा हूं, वैभव त्रिपाठी जी आ रहा हूं आपके पास, मैं आप दोनों के पास आ रहा हूं, मैं फिर आ रहा हूं, फिर मौका दूंगा ओपनिंग कमेंट्स दूसरे के भी लेने। मैं फिर आ रहा हूं आपके पास। नवीन जिंदल जी एक छोटी सी बात, भाई सबरीमाला या दूसरे किसी मंदिर में चोरी हुई, डकैती हुई, क्या हुआ, ये वाकई में भक्तों की श्रद्धा के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है, लेकिन उसका कोई रेलेवेंस राम मंदिर के साथ नहीं है या उस पर हो रही कार्रवाई के साथ नहीं है। तो आज मुझे लगता है कि अगर सिर्फ राम मंदिर के मुद्दे पर बात हो तो नवीन जिंदल जी ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन अमितोष पारीक जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहे जिस भी स्तर पर कह दें कि मैं कार्रवाई बड़े पैमाने पर करूंगा, विपक्ष को भरोसा नहीं है। समाजवादी पार्टी कह रही है भैया मुंसिफ भी आपका है, गुनहगार भी आपका है, आप कार्रवाई क्या कीजिएगा? वो कह रहे हैं लोग संघ के खिलाफ या वीएचपी के खिलाफ कार्रवाई इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि लोग ही बैठे हुए सरकार में उन लोगों के या ट्रस्ट में भी। अनुराग भाई, देखिए अब देश बहुत सारी बातें स्पष्ट कर चुका है और मैं धन्यवाद मीडिया का करता हूं जिसने लगातार इस विषय को इतना गंभीरता से उठाया
कि लोगों को अब समझ में आने लगा कि कौन इस पे राजनीति कर रहा है और कौन जांच के दायरे में, जांच की पड़ताल में अंदर तक जा रहा है। ये बहुत स्पष्ट है। दो विषय अभी आपके समक्ष है अनुराग भाई। पहला विषय, जैसे ही आपने विजय राठी से सवाल करने चालू करे, विजय राठी ने फट से अपने आप को डायरेक्शन चेंज कर लिया और उन्होंने कह दिया कि आप निष्पक्ष पत्रकारिता ही नहीं कर रहे। दूसरी बात, इनको 45 से 70 बार चोरी हुई, ये कहां से पता चला? इनको ये कैसे पता चला कि वहां पर 40% कमीशन है? उनको ये कैसे पता चला? जो अंदर की बात अगर ये बता, सूत्रों से बता के आ रहे, तो मुझे लगता है अनुराग भाई, सबसे पहले मेरा विषय रखने से पहले सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री एसआईटी से ये अपील करता हूं कि विजय राठी को सम्मन भेजा जाए, इन्हें नोटिस भेजा जाए, जिससे इनके पास जो सूत्र है उसके आधार पर इंफॉर्मेशन ली जाए और उसको पे जांच करी जाए, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो सके। और अगर नहीं है तो इन पे कार्रवाई करनी आवश्यक पड़ती है। दूसरी बात भी अनुराग भाई, ये बात ठीक है आपकी कि अगर राम मंदिर में कुछ हुआ है तो हम अगर दूसरे मंदिरों का उदाहरण देंगे तो उसका फर्क बहुत अलग है। लेकिन मैं इसे किसी ना किसी बात से डिफर भी करता हूं। ये सारी बातें राम मंदिर पर आके टिकती है, लेकिन देश में हो रहे स्टेट कंट्रोल टेम्पल जहां कांग्रेस है, वहां पर हो रहे सोना की चोरी, वहां हो रखे चंदे की चोरी, वहां हो रखे एम्बेजलमेंट की चोरी, वहां हो रखे 50 एकड़ जमीन, 50,000 एकड़ जमीन बेचने की चोरी, सलार मसूद गाजी में 10 साल का ऑडिट होने पर इरेगुलरिटीज पाना, केरला मटबूर मॉस्क के अंदर में इरेगुलरिटीज पाना, मुझे लगता है इन बातों से भी हमें डिनाई नहीं करना चाहिए। और अभी बिलीवर चर्च में 1400 करोड़ रुपए पाना, मुझे लगता है सारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन पर, और ये मैं नहीं कह रहा अनुराग भाई, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है। छोटा सवाल पूछूं आपसे अमितोष भाई, आप यू टॉक फैक्चुअल, एक छोटा सा सवाल पूछूं आप प्लीज। राम मंदिर के अंदर चढ़ावा चोरी हो रहा है, ये खुलासा कैसे हुआ? ये जांच कैसे बैठी, बताइएगा। ये ट्वीट पे हुआ। हाँ, वो ट्वीट करने वाले ही समाजवादी पार्टी थी। सुनिए ना मेरी बात सुनिए ना अमितोष भाई, मेरी बात सुनिए। मैं आपकी बात पर जवाब दे रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया, मामले को गंभीरता से लिया गया और उसके बाद कार्रवाई हुई। ये काम आप क्यों नहीं करते? फला मंदिर में ये हुआ, वहां वो हुआ, यहां ये हुआ। अरे भाई, ये तो बचने का तरीका है ना राम मंदिर के सवालों से। नहीं, वहां हो रहा है ना, किसने कहा नहीं हो रहा? मैं बता देता हूं अनुराग भाई, आपको शायद, मैं जानता हूं कि आप बहुत फैक्ट्स पढ़ के आते हैं, लेकिन एक छोटी सी स्टडी मैंने करी अभी हाथ में। केरला हाईकोर्ट ने एसआईटी के अंदर में 7 जनों को अरेस्ट करा है सबरीमाला टेंपल में 4 किलोग्राम गोल्ड के लिए। उसमें 2 सीपीएम के भी है और एक टीडीपी का भी मेंबर है। केरला मोटेगुन मैसेकर के अंदर में जब मॉस्क के ऊपर आवाज उठाई गई थी, वहां पर भी 2 जने अरेस्ट हो चुके थे। तिरुपति के अंदर में एक जना 1.3 kg गोल्ड लेके आया था, आवाज उठाई गई थी, अरेस्ट हुआ। मुझे लगता है लगातार ये बात आप या नवीन जिंदल क्यों कह रहे हैं कि फला जगह पर ये हो गया? मुझे लगता है कि राम मंदिर पर बात करना ज्यादा जरूरी है। और आप अगर राठी साहब को समन भेजने की बात कह रहे हैं, मैं तो खुद कह रहा हूं ना, मैं तो खुद कह रहा हूं कि एसआईटी ने इस बात को कहा कि इस बात की जानकारी ट्रस्ट को थी ऑलरेडी, और अभी कुछ अनवेरिफाइड सोर्सेज से यह खबर मिल रही है कि चंपत राय ने इस बात को एक्सेप्ट किया था कि कुछ हिडन कैमरे लगाए गए थे, लेकिन अपने ही लोगों ने धोखा किया। अरे भाई, तो जब आप लोगों ने हिडन कैमरे लगाए थे तो मतलब आप लोगों को अंदेशा था, लेकिन आप लोगों ने रिवील नहीं किया इसको। यह गलती है आप लोगों की, ये ट्रस्ट की गलती है। अनुराग भाई, मुझे ऐसा लगता है जब तक आ रहा हूं राठी जी, आ रहा हूं। अनुराग भाई, मुझे ऐसा लगता है कि जब तक ये रिपोर्ट सबके समक्ष नहीं आ जाती, जांच पूरी नहीं हो जाती, एफआईआर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाता, या इसमें जो इन्वेस्टिगेशन के अंदर में दायरे में आते हैं वो सारी चीजें नहीं हो जाती, तब तक उस पर टिप्पणी करना मुझे लगता है इसके साथ जस्टिफाई नहीं होगा। वो जस्टिफाई हो सकता है कि जांच के दायरे में क्या हो रहा है, रिकवरी क्या हो रही है। मैं एक लास्ट बात कह देता हूं, 30 सेकंड। प्रभु राम को लेके इमाम हिंद कहना, ये नैरेटिव हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, आपने बना दिया अपना सारा पॉइंट अमितोष भाई। अब एक छोटी सी चीज कह रहा हूं, आज की जानकारी है और उस जानकारी के मुताबिक यह पता चल रहा था कि 2-2 महीने की सैलरी रिश्वत के तौर पर ली जा रही थी। यह अंदर की बात है। और फिर अब आप मुझे भी बोल दीजिएगा समन भेजूंगा, बताइए एसआईटी को, तो ये सूत्रों के हवाले से खबर है और आप तक भी पहुंचती होगी। अमितोष भाई, मैं आ रहा हूं। अमितोष भाई, वैभव त्रिपाठी हंस रहे, वैभव त्रिपाठी, एक मिनट अमितोष भाई, एक मिनट, सिर्फ ऐसा नहीं कि आपसे सवाल होंगे। वैभव त्रिपाठी, एक बात बताइए, यूपीए जब गवर्नमेंट में थी, मैं ये नहीं कह रहा कौन से घोटाले हुए, मुझे बस ये बताइए, 2G स्पेक्ट्रम सामने आया, कोलगेट सामने आया, कॉमनवेल्थ गेम सामने आया, आदर्श हाउसिंग स्कैम, ऑगस्टा वेस्टलैंड, कैसे हुई थी कार्रवाई? पहले जांच टीम बनाई थी ना आपने, और उसके बाद दोषियों को ढूंढा था ना। तो ये जब योगी सरकार कर रही है तो दिक्कत क्या है आपको? बेसिकली अनुराग जी, आपने पूरी बहस को कहीं और घुमा दिया। आप स्ट्रेट पॉइंट पर ले आइए। जब आरोप लगे, प्लीज, मैं बोल रहा हूं, प्लीज बीच में नहीं काउंटर करेंगे, मैं तुरंत बोलूंगा, उसी पे आऊंगा। ठीक है। 2G स्पेक्ट्रम में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी और हमारे सबसे मजबूत घटक दल के जिन लोगों के नाम आए, उनको हमने मंत्रिमंडल से हटाया और उनको जेल भी भेजा गया। जांच सीबीआई से हो रही थी, एक
स्वतंत्र जांच एजेंसी से हो रही थी। ठीक, और जो एसआईटी में लोग हैं वो प्रदेश सरकार के रहमो करम पर जो एक्सटेंशन पर लोग जीवित हैं उनको एसआईटी में रखा गया है, इसलिए हम सवाल कर रहे हैं। और जब आप आदर्श घोटाला, सीबीआई में 2G एक्सटेंशन पे जाते हैं, ये सब कहते हैं ना, तो इन सारे जिंदल जी, मामलों प्लीज बोल लेने दीजिए वैभव जी को। देखो कूदने लगे, करेक्ट कर रहा हूँ, गलत बोल रहे हो। ठीक है, ऐसा है। इनको नवीन जी आपको मौका दूंगा, फिर काउंटर कीजिए। ये राक्षसी प्रवृत्ति है इन राक्षसों को। अमितोष भाई, हाँ ऐसा है कि 2G स्पेक्ट्रम मामले में, अरे सब इंसान बैठे सर यहाँ पे, कोई राक्षस नहीं। हाँ जांच कराई अपने लोगों से, और जिससे जांच कराई उसके घर से पैसे मिले। अच्छा ठीक है नवीन जी, इसीलिए आप कॉमनवेल्थ में जो जांच कर रहे थे, जांच अधिकारी कांग्रेस को लास्ट में बोलने के लिए बोला। नहीं वैभव जी, लास्ट में बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं आप, आपके बाद भी बोलने के लिए बाकी है महाराज जी। अभी जिंदल जी प्लीज थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ओपनिंग कमेंट दे रहे हैं। मुझे राक्षस बता रहे हैं। नहीं कोई राक्षस नहीं है, यहाँ पर सब इंसानों को ही बुलाया गया है। नवीन जिंदल जी मेरी दरख्वास्त मान लीजिए, प्लीज बोलने दीजिए। वैभव त्रिपाठी सर, इट्स योर टर्न प्लीज, इट्स योर टर्न सर प्लीज। नवीन जिंदल जी प्लीज, अब आपकी आवाज स्क्रीन पे नहीं जाएगी। वैभव जी प्लीज कंटिन्यू सर। 2G स्पेक्ट्रम की जांच हमारी सरकार ने कराई और मोदी सरकार हो गया सर, आगे 2G मामले में क्लीन चिट मिली। तो जो देश को लोग गुमराह कर रहे थे, हमारी सरकार ने तो क्लीन चिट नहीं दिया ना। क्या देश को, प्रधानमंत्री नरेंद्र, भारतीय जनता पार्टी को माफी नहीं मांगनी चाहिए कि आप लगाए थे उठे थे, और क्लीन चिट हमारी सरकार में मिले हैं और जांच हमने कराई। इस सरकार में तो राजनाथ जी कहते हैं ये एनडीए गवर्नमेंट है, यहाँ जांच नहीं हुई बेशर्मी से। अब बात आ जाते हैं इस मंदिर मामले में। देखिए ऐसा है कि 2020 में महिपाल जी जब लेखाधिकारी थे, उन्होंने कहा, जब शिलान्यास हुआ था तभी बताया उन्होंने कि मंदिर के दान पात्र से रोज 5-7 लाख रुपए चोरी हो रहे हैं। चंपत लाल जी ने क्या किया? चंपत जी ने कहा जी होता रहता है, चलो नजरअंदाज किया। दैट मीन चंपत लाल जी को, चंपत राय बंसल को इस बात की जानकारी डे 1 से थी। एक बात आगे, जब इंजीनियर साहब ने कहा कि 40% कमीशन आता था, 100 गाड़ी बजरी आई, सीमेंट आया तो 400 गाड़ी का बिना, उन्होंने बताया और उनको हटा दिया गया। ठीक, ये सारे मामले चंपत राय बंसल को पता थे। निपेन मिश्रा जी ने ये बात कही कि राम मंदिर में चोरी नहीं डकैती हुई है, तो विपक्ष को घेरना तो बंद कर दे कम से कम भाजपा और भाजपा के समर्थक। ठीक, ये सारी चीजों का। वैभव त्रिपाठी जी मैं रोक रहा हूं, बड़े इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं वो सुना देते हैं। बौद्ध विरासत का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है। फ्रेंड्स, कुछ ही दिन पहले G7 समिट में मैंने कहा था कि वैश्विक उथल-पुथल के आज के माहौल में आपसी विश्वास हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक एसेट है, और मुझे गर्व है कि भारत जापान की साझेदारी इस कसौटी पर पूरी तरह खरी उतरती है। पिछले कई दशकों में ऑटोमोटिव से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक जापान ने भारत की ग्रोथ स्टोरी का अहम हिस्सेदार बनकर दोस्ती और विश्वास की एक अमूल्य पूंजी बनाई है। और आज प्राइम मिनिस्टर ताकाइची की यात्रा से हम अपनी स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप के नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से हैं। एक फ्री, प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है। क्षेत्र की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और मार्केट इकोनॉमीज के रूप में आज हमने कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। इनसे हम मिलकर पूरे क्षेत्र में शांति, स्थिरता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री ताकाइची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं। जापान की प्रिसीजन टेक्नोलॉजी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमता, इसका संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति देगा। डिफेंस के क्षेत्र में आज हमने भारत और जापान के पहले को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर एग्रीमेंट किया है। नेवल रेडियो एंटेना यूनिकॉर्न का यह प्रोजेक्ट हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप में एक नया अध्याय खोलेगा। अब हम ऐसी डिफेंस टेक्नोलॉजीज को साथ मिलकर विकसित करेंगे जो रीजनल पीस, मैरीटाइम सिक्योरिटी और रूल बेस्ड ऑर्डर को मजबूत करेगी। फार्मा, मेडिकल डिवाइसेस और बायोटेक में आज किए गए एग्रीमेंट से हम ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी में भी योगदान देंगे। भारत का स्केल और जापान की क्वालिटी को जोड़कर हम एफोर्डेबल, रिलायबल और एडवांस हेल्थ सॉल्यूशंस दुनिया तक पहुंचाने के लिए काम करेंगे। फ्रेंड्स, भारत जापान इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप निरंतर सुदृढ़ हो रही है। पिछले एक वर्ष में करीब 120 नए बिजनेस एग्रीमेंट्स हुए हैं, जिनसे भारत में $10 बिलियन से अधिक जापानीज इन्वेस्टमेंट आएगा। आज फाइनेंशियल सर्विसेज एजेंसी के बीच एग्रीमेंट से कैपिटल और इन्वेस्टमेंट फ्लोस और सुगम होंगे। हमारा लक्ष्य स्पष्ट है, अगले 10 वर्षों में जापान से भारत में 10 ट्रिलियन येन इन्वेस्टमेंट और भारत में जापानीज कंपनी की संख्या दोगुनी करना। भारत में लगातार हो रहे रिफॉर्म से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ा है। जापान की कंपनीज भी इसका लाभ उठा सकती हैं। फ्रेंड, आज के अनिश्चितता भरे युग में भारत और जापान दोनों इकोनॉमिक सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी का महत्व अच्छी तरह समझते हैं। इसी दिशा में आज हमने इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए एक ज्वाइंट रोडमैप तैयार किया है। इसके माध्यम से हम सेमीकंडक्टर, क्वांटम और एडवांस मटेरियल जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में सप्लाई चेन रेजिलियंस को मजबूत करेंगे। एनर्जी सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी आज हमने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इंडिया जापान बायोगैस इनिशिएटिव के माध्यम से हमें भारत में 1000 बायोगैस और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्लांट्स लगाने में सहायता मिलेगी। इससे हमारी गोवर्धन पहल और मजबूत होगी। इससे भारत के गांवों में सस्टेनेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी और रूरल लाइवलीहुड को नई शक्ति मिलेगी। ऑयल शॉक जैसी परिस्थितियों से निपटने के लिए आज हमने एनर्जी रेजिलियंस पर भी एक महत्वपूर्ण पहल की है। साथ ही बैटरी, ग्रीन हाइड्रोजन और न्यूक्लियर एनर्जी में हमारा सहयोग विश्व के क्लीन एनर्जी फ्यूचर में महत्वपूर्ण योगदान देगा। भारत और जापान मिलकर इकोनॉमिक सिक्योरिटी को शेयर्ड सिक्योरिटी और एनर्जी ट्रांजिशन को शेयर्ड अपॉर्चुनिटी के रूप में हम लेते हैं और उसको आगे बढ़ाने की दिशा में हम काम करेंगे और उसको बदलेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने भारत जापान नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी पार्टनरशिप फ्रेमवर्क भी तैयार किया है। इससे अब हम ऑटोमोटिव सेक्टर में हमारी सक्सेस स्टोरी को
शिप बिल्डिंग, एविएशन और लॉजिस्टिक जैसे क्षेत्रों में भी दोहराएंगे। फ्रेंड्स, हमारे संबंधों की बड़ी ताकत हमारी पीपल टू पीपल टाइज है। हम टैलेंट मोबिलिटी, स्किलिंग और टेक्निकल इंटर्नशिप प्रोग्राम इसके अवसर भी बढ़ा रहे हैं और दोनों देशों के बीच रिसर्च, एजुकेशन और स्टार्टअप सहयोग भी सुदृढ़ कर रहे हैं। हमें बहुत खुशी है कि अगले वर्ष हम भारत जापान डिप्लोमेटिक रिलेशंस की 75th एनिवर्सरी मनाने जा रहे हैं। इस महत्वपूर्ण अवसर पर हम कल्चर, टूरिज्म और क्रिएटिव इकोनॉमी सहयोग से आपसी कनेक्ट और प्रगाढ़ करेंगे। योर एक्सेलेंसी, भारत और जापान की इकोनॉमी कॉम्प्लीमेंट्री है। सांस्कृतिक मूल्यों से लेकर आधुनिक टेक्नोलॉजी तक हमारी सोच और अप्रोच भी समानता है और सबसे बढ़कर हमारे संबंधों की नींव अटूट आपसी विश्वास पर टिकी है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी यह विशेष साझेदारी सशक्त और समृद्ध जापान के आपके विजन, विकसित भारत के हमारे संकल्प और विश्व की प्रगति को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। एक सशक्त और समृद्ध जापान का आपका विजन, विकसित भारत का हमारा संकल्प और पूरे विश्व की प्रगति को मिलकर साकार करें। मैं फिर से एक बार आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरिगतो गोजाइमास। Thank you, sir. May I now request Her Excellency Ms. Takaichi Sanai, Prime Minister of Japan, to give her remarks to the media. 皆様こんにちは。 Ladies and gentlemen, good afternoon and namaskar. तो ये भारत और जापान के रिश्तों की नई उड़ान की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जापान की प्रधानमंत्री भारत दौरे पर हैं, 3 दिन के भारत के दौरे पर हैं और इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई, बायलैटरल टॉक, और प्रधानमंत्री ने स्वागत किया, कहा कि आपकी और हमारी विश्वास की जो कहानी है वो बहुत पुरानी है और भारत और जापान के रिश्ते मजबूत हुए हैं। दोनों देश आगे कैसे बढ़ेंगे, ये साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री ने देश की जनता से, जापान की जनता से शेयर किया। Brother and sister, Japan and India must leverage our respective strength to become stronger and more prosperous together in the midst of international affairs in disarray. The establishment of such